जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारा जो क्लास होने वाली है वो हमारा आज इस मैथ के इस रिवीजन सीरीज, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एसएससी जीडी 2025 की जो सुपर सीरीज आपको करवा रहा हूं, इसमें मैंने आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए बोला था, जिसमें से दोस्तों हमारे 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो कल का जो 19वां प्रैक्टिस सेट हुआ था वो बहुत ही शानदार था। और आज दोस्तों हमारा एक एसएससी जीडी का अंतिम प्रैक्टिस सेट है, और वो अंतिम प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां है। क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराता हूं। और 20 क्वेश्चन की भी बात करते हैं कि 20 प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको मैंने 400 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा सफिशियंट है, वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेटों की लगभग 2 से 3 बार आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस की होगी। और मैंने इसका जो बोर्ड पीडीएफ आपको जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, आप लोगों ने उससे भी दोस्तों अपनी इस प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। ठीक है। और आज का जो दिन है, आज का ये वीडियो है, हम सबके लिए दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि आज ये दोस्तों हमारी अपनी इस एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, उसके लिए दोस्तों आज हमारी अंतिम क्लास है। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए जो आप लोगों का जो मैंने सपोर्ट एसएससी जीडी में आप लोगों के लिए किया है, और आप लोगों ने जो मेरा सपोर्ट किया है, और ऐसा ही सपोर्ट दोस्तों अब हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। और जब आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी तो उसमें तो हम आपको जो एसएससी जीडी में मैंने आपका शुरू से लेकर अंत तक साथ दिया है ना भाई, ऐसा ही साथ हम आपको एसएससी जीडी उसमें दिल्ली पुलिस के लिए भी आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट करूंगा वो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वाले लोगों के लिए करूंगा। क्योंकि भाई आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही हैं, यदि आप कमेंट देखेंगे ना तो भाई भर भर के कमेंट्स आ रही हैं कि सर एनटीपीसी की मैथ कब से स्टार्ट कर रही हो। भाई मेरे पास तो समय मिलता ही नहीं था कि मैं आप लोगों को वीडियो करा सकूं। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को क्लोज करने के बाद आपका एग्ज़ाम है, इसके बाद हम आपके एनटीपीसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा मैं समय ना नहीं लूँगा। अब मैं सीधे बात करता हूँ अपने क्वेश्चन पर। ठीक है। ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप इस वीडियो को आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे भाई। ठीक है। और जो हमारे दोस्तों साथी आज पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ये चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, और अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिएगा भाई, सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। आज हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना अच्छा स्कोर करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख चुका है, कह रहा है कि 12, 18 और 27 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई देखो, 12, 18 और 27 से विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, यदि मैं जब बात आती है कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो भाई जो आपको संख्या दी गई है ना, कौन सी है, 12, 18 और 27, इसका हमको ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है मेरे भाई? एलसीएम। यदि मैं बात करता हूँ कि 12, 18 और 27, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर 12, 18 जो 27 का जो एलसीएम होता है ना, वो होता है आपका 108। कितना होता है मेरे शेर? आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम होता है वो 108, क्यों भैया 108 होता है? देखो 12 निम्मा 108, 18 छिक्का 108 और 27 चौको 108। भैया ये 108 से सभी संख्याएं आपको कट सकती हैं। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। यदि मैं आपसे बोलूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको ऑप्शन 9999, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और ये विभाज्य किससे है? 12, 18 और 27 से। भाई तीनों का एलसीएम ले लो 108। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप भैया वैसे करते भैया 12 का भाग देते, फिर 18 का, फिर 27 का, है ना, तो ऐसे समय लगता। तो भाई सीधे उनका एलसीएम ले लो ना भाई, सभी तीनों उससे विभाजित हैं, तो भाग किससे दे देना भाई? 108 से। बस विभाज्य करेंगे भाई, तो कितनी बार जाएगा, तो भाई ये जाएगा आपका 9 बार। तो कैसे करेंगे? 9 8 72 की 2 कैरी करेगा 7, नौ यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9 एकम 9, 972। 9 में से 2 जाएगा आपका 7 बचेगा, 9 में से 7 गया आपका 2 बचेगा, कैरी करके 9 आ जाएगा, 279 हो जाएगा। अब ये आपका जाएगा लगभग 2 बार, तो 2 8 16 की 6, 1 2 एकम 2,
तो ये आ गया 216। 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6। ये हमारा यहाँ से रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचेगा, आपको सर 63 हमारा क्या बचा है, शेष बचा है। और हमारा भागफल कितना है, 92 है। भागफल कितना आया, 92। अब कह रहा है कि तो चार अंकों की जो संख्या है ना, इसका हमें गुणनफल बताना है। तो भाई देखो, हमारे 4 अंकों की संख्या क्या मैंने मानी थी भाई, आपको सर 9999 होती है। अब इस संख्या को ना, इस जो रिमाइंडर जो शेष आया है ना भाई, इससे माइनस कर देंगे तो वो हमारी 4 अंकों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो बस इससे 63 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा भाई, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा आपका 3, और ये आपके 99। कितना आ गया, 9936। कितना आ गया मेरे भाई, आपको सर ये आ जाएगा 9936। हमारा ये आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा, इसका गुणनफल। तो भाई इनके इसमें अंक कितने हैं, 4 हैं भाई। इन चारों अंकों का गुणनफल पूछा है मेरे दोस्तों। भाई गुणनफल कर देना है, तो 9 की गुणा करेंगे 9 में, 9 में 81, और 81 की गुणा कर देंगे 3 में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243, और गुणा किससे कर देनी, अब 6 और बचा है। तो 6 तियाँ 18, इकाई का अंक देखो 18 किसके पास है, 8 इकाई का अंक आ रहा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 चौको 12, और 12 और कैरी करेगा 13, सॉरी 6 तियाँ 18 की 8, कैरी करेगा 1, 6 चौको 24, 25 की 5, कैरी करेगा 2, 6 दूनी 12, 2 आ गया आपका 14। तो देखो आपने 1458 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 और 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है 12 सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है। भाई देखो, यहाँ पर कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हो गया भाई आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सीमा समीपवर्ती भुजाओं की एक लंबाई है 36 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है यानी कि भुजा मान ली ए, इसकी होगी लंबाई 36 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा मान ली इसकी बी, ये कितनी है दोस्तों, हमें दी गई है 27 सेंटीमीटर। यदि छोटी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, भाई अब क्या कह रहा है कि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत दूरी, और ये कितनी है भाई, लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये, और इसकी छोटी वाली हमसे और इसकी क्या पूछी, सबसे लंबी भुजा के बीच की लंबवत दूरी क्या है भाई। इसको मान लो h1 और इसको मान लो h2। h2 की वैल्यू में कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो भाई देखो, इसका एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका A/H1 बराबर B/H2। इसीलिए कहते हैं भाई फार्मूले को आपको, कुछ चीज़ों के फार्मूले आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, जैसे 2D है 3D, इनके फार्मूले अच्छे से रीड कर लो। बस इस फार्मूले में आपको इनको मान रख देना है। ए का मान आपको दिया गया है 36 गुणे, H1 का मान आपको कितना दिया गया निकालना है हमको, बराबर बी का मान कितना दिया गया 27 गुणे H2 का मान आपको कितना दिया गया 12। 12 से काटेंगे, 12 तियाँ 36, 3 से कटेगा 3 में 27, तो यहाँ से H1 बराबर कितना आ गया हमारा 9, जो कि हमारा यही इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर निकल के आ गया, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न का मान कितना होगा। भाई देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखो 1.4 इंटू 1.4, यानी कि यहाँ से बन रहा है 1.4 का स्क्वायर। क्या बन गया दोस्तों, 1.4 का स्क्वायर बन गया। इसके बाद आपका प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। यहाँ से देखेंगे 1.2 इंटू 1.2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपको सिर्फ 1.2 का स्क्वायर कह सकते हैं। प्लस फिर यहाँ से 1.3 इंटू 1.3, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1.3 का स्क्वायर कह सकते हैं। भाई दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दशमलव लगाना तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यदि मैं आपसे बोलूँ 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको सर 14 का स्क्वायर होता है 14 में 14 196। कितना हो गया मेरे भाई, आपको सर ये तो होता है आपका 196। लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल के बाद दशमलव है, तो स्क्वायर का कितने बजे, यानी 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.96। प्लस कर देंगे 1.2 को, दशमलव को भूल जाओ, 12 में 12 कितना होता है 144। डेसिमल के बाद ऊपर देखो एक अंक बाद के दशमलव है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.44 हो जाएगा। फिर से प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको सर 169 हो जाएगा। भाई एक अंक बाद डेसिमल के एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.69। बस इन सभी को जोड़ दो,
इन सभी को जोड़ दो, फाइनली दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एकदम करेक्ट। 6 4 10 9 19 की 9 कैरी करेगा 1, 9 4 13 6 19 और एक 20 की 0 कैरी करेगा 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखो सभी में 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 अंक बाद दशमलव आप भी लगा दो पीछे से, तो कितना हो गया 5.09। 5.09 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास, दैट्स सॉल्व। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु पर 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो भाई, कोई व्यापारी है वो वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। भाई जब आपको पता नहीं कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि क्रय मूल्य जब ना पता हो तो आपको 100 मान लेना है। भाई क्रय मूल्य से ना 50% वो अंकित कर रहा है। अंकित क्या होता है, हमारा मार्क प्राइस या आप बोल सकते हैं प्रिंट प्राइस। तो अंकित मूल्य से कितना ज़्यादा कर रहा है, 50% ज़्यादा है। यदि क्रय मूल्य 100% है तो उसका 150, 50% कितना हो जाएगा भाई 150, यानी 150% वो ज़्यादा अंकित करता है। आगे पर कह रहा है कि और वस्तु पर ना वो 30% की छूट भी दे रहा है। भैया 100%, 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उस पर उसने 50% का प्रिंट प्राइस डाल दिया और उस पर 30% की छूट दे रहा है। आप बताओ डिस्काउंट जो मिलता है, जो छूट हमें मिलती है वो किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है ना, जो उस पर प्राइस पड़ा रहता है। भाई आपसे भाई आपने कोई शर्ट देखी, आपने देखा कि ये शर्ट 500 रुपये की है, तो आप कहोगे सर इस पर डिस्काउंट कितने का है। भैया उस पर जो प्रिंट प्राइस पड़ा है, उसका मार्क प्राइस जो पड़ा है वो तो 500 रुपये है। तो तुरंत दुकानदार बोला कि भैया इस पर तो 20% ऑफ है, तो ये शर्ट आपको कितने में पड़ेगी भाई। तो भाई तुरंत आप 20% माइनस लेस कर देंगे, आप तुरंत बोलोगे सर इसे आपको शर्ट जो है ये 400 रुपये में पड़ेगी, आपको 400 रुपये में आपको पड़ेगी, बोलेंगे ना। तो जो अंकित मूल्य होता है उसी पर हमें क्या मिलती है, डिस्काउंट यानी कि छूट मिलती है। तो भैया देखो 30% की छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब इसे 150 पर जब वो 30% की छूट देगा, कितने की छूट देगा, 30% की छूट देगा, तो हमारा कितना निकल के आएगा। तो भाई 30 आप ऐसे निकाल सकते हो, 150 गुणा 30/100, तो 2 जीरो से कट जाएगा, या आप डायरेक्ट लिख दो सीधे 15×3 = 45। कितना आ गया दोस्तों आपको, सर ये आ गया दोस्तों 45 रुपये अधिक अंकित करता है। बात समझ में आ गई। तो उसने बेचा कितने में, बात यहाँ से देखिए कि उसने बेचा कितने में। तो 30% की छूट देने के बाद भाई तो उसने कितने में बेचा होगा भाई, तो 150 में से ये 45 हम माइनस कर देंगे। या आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि भैया ये तो हमारा अंकित मूल्य 150 था, 30% की दी वो छूट दे रहा है, तो कितना ले रहा होगा 70 बटे में कर देंगे 100, तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ गया 15×7 = 105। कितना आ गया दोस्तों 105, यानी कि उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा 105 में बेचा होगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके बता देता हूँ यहीं पर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो जो है ना इसको 30% की छूट देता है, तो माइनस लगा दिया। तो भैया 150 पर आप बताओ 30% की उसने छूट दे दी, तो उसने कितने में बेचा होगा भाई 70% के रेशियो में बेचा होगा, बटे में कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 15×7 = 105, यानी कि उसने कितने में बेचा होगा। आपको सर उसने जो बेचा उसने 105 में बेचा। आप बताओ आपने कोई वस्तु इतने में खरीदी, इतने में बेची, 100 रुपये में खरीदी थी मेरे भाई और आपने 105 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि। 100 की खरीदी 105 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ आपको सर 5 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 5 का लाभ होगा। और आप सभी जानते हो कि जो लाभ होता है ना हमेशा सीपी पर होता है। लाभ हुआ है 5 का, सीपी भी हमारा 100 है, और परसेंटेज निकालने के लिए भी 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया भाई 5% का लाभ। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अगली श्रृंखला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 साल में स्वयं का 3.24 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। भाई देखो कोई भी धनराशि, भाई धनराशि मैंने मान लिया यानी कि प्रिंसिपल हमारा पी, ठीक है। मूलधन मैंने कितना मान लिया भाई पी, और इस पर क्या कह रहा है कि स्वयं की 3.4 गुना हो जाती है, भाई इसको मान लिया एन गुना हो जाती है, यानी जितना गुना। देखो इसको, ये हमारा मिश्रधन है, ये मिश्रधन यानी कि हमारा अमाउंट। ये जब भी होगा कि ये राशि इतनी हो जाती है तो समझ लो वहाँ पर मिश्रधन यानी अमाउंट की बात की गई है। तो भाई आप मान लिया कि मेरा मेरा मूलधन जो है, मैंने जो राशि निवेश की वो की है 100,
और वो कह रहा है कि वो कितने गुना होगी इससे 100 का, इससे 100 से वो 3.24 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? क्या करना है दोस्तों? सिंपल सा, 2 साल के लिए पूछा है ना भाई, 2 वर्ष के लिए भाई, तुरंत आपको इसका रूट कर देना भाई। ये हो जाएगा 100 रेशियो, ये हो जाएगा अंडर रूट, दशमलव बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 324। तो अंडर रूट 100 किसका होता है? तो आपको सिर्फ 10 का होता है रेशियो। अंडर रूट 324 किसका होता है? ये होता है 18 का। आप बताओ, आपका मूलधन कितना था? 10, 10 से हो कितना आ गया? 18। तो कितने का लाभ हुआ आपको? सर 8 का लाभ हुआ है, या 8 का हम बोल सकते हैं 8 की वृद्धि हुई है। तो 8 की जो वृद्धि हुई है किस पर हुई है? इस 10 में, इस 10 से ही तो 18 हुआ है, तो वृद्धि तो हुई है इस 10 से, और बस गुणा कर देंगे भाई इससे, 100 से इसकी गुणा कर देंगे। 0 से 0, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80%। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली आंसर निकल के आ गया कितना? 80%। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ती हूँ अपनी अगली श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई ये क्वेश्चन ना भाई आपको एक, मतलब कह सकते हैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। भाई इसका आपको क्या करना, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, चाहो तो आप इसको ट्रिक कह सकते हो या आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो ट्रिक क्या है। आपको मैंने एक बात बताई थी जब मैंने परसेंटेज कराया था, कोई चीज़ दुनिया में जो भी है ना वो अपने आप में 100% है, और जब हमें लाभ होता है तो 100 प्लस करते थे, यानी 100% में जोड़ देते थे, और जब हानि होती तो माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? लाभ। लाभ हो कितने का रहा है? 30% का, यानी कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा? यानी कि जो लाभ अर्जित हो रहा है ये हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। 30% का लाभ तो कितना हो जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 130%। 130% हो गया। क्या मैं 130 को 13 गुणे 10 लिख सकता हूँ या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 13 दाम 130। तो बस हो गया यहाँ से हमारा 13 का। कैसे? कि हमारे जो, अब इसको कर लेंगे ऑप्शन से। अब ऑप्शन जो होगा ना वो इस 13 से कटेगा। अब देखो जो ये 13 से कट जाए वही आंसर। क्या है 4200 कटता है 13 से? नहीं कटता है। 4000 कटेगा? नहीं कटेगा। 3500 कटेगा? नहीं कटेगा। 3900 कट जाएगा? बिल्कुल सही। 13 तिया 3900, तो बस यही आंसर हो जाएगा 3900। क्योंकि 13 से ये क्या हो जाएगा? ये 3900 कट जाएगा, तो 13 तिया 39, बस हो गया आंसर भाई। अब बस इसको उठा के क्या कर देना था? ऑप्शन में रख देना था, जिससे ये पूरी तरीके से ये संख्या जो कट जाए। बात समझ में आ गई? बस इतना आपको करना था, आंसर आ गया 3900, क्योंकि बाकी की कोई संख्या 13 से कट ही ना रही है। क्लियर हो गया भाई? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई बेसिक नहीं, बस ऐसे करो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन करें कि अपनी समान गति के 5/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए 16 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी तय करने के लिए उसकी सामान्य समय ज्ञात कीजिए। हमसे देखो समय पूछा है। आप सभी जानते हो कि जो चाल होता है ना वो समय के कैसे होता है? अपोजिट होता है। चाल जो होती है वो समय के अनुपात के अपोजिट होती है। कैसे भाई? देखो यहाँ से मैं सबसे पहले लिखता हूँ चाल। चाल जो है ना, चाल यानी कि स्पीड कह सकते हैं ना, चाल। अब जो चाल है ना वो सामान्य गति से 5/7 से चल रहा है भाई। देखो सामान्य गति का मतलब जानते हो? यहाँ पर लिख लो, एक तरफ लिख लेंगे सामान्य गति, या हम बोल सकते हैं सामान्य चाल, ठीक है। सामान्य गति, एक तरफ लिख लो नई गति, नई गति, ठीक है। सामान्य गति कह रहा है से 5/7 से चलकर, यानी कि यदि सामान्य गति 7 होगी तो इसकी नदी की गति कितनी हो जाएगी? 7। ये है तो ये कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। तो ये आ गया 7:5। ये हो गया चाल का। अब यहाँ से जो चाल का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो के विपरीत होता है, तो इनको विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगा 5:7, ये हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि वह अपने कार्यालय के लिए 16 मिनट देरी से पहुँचता है। आप बताओ सही समय था कितना? 5। सामान्य समय जो था वो कितना दोस्तों? 5। नया समय कितना हो गया भाई? नया समय हो गया 7। कितना ज़्यादा है? आपको सर 2 ज़्यादा है। किससे? आप कह रहे हो 2 मिनट ज़्यादा, वो कह रहे नहीं 16 मिनट लेट पहुंचा, तो 2 की वैल्यू बराबर है किसके? 16 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो आपको सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। तो 1 का मान यहाँ से दोस्तों 8 आ गया है। हमसे पूछा उसका सामान्य समय,
तो यानी कि सामान्य गति से निकाल देंगे। सामान्य समय कितना आया इसका 5, तो 1 का मान 8 है, तो सामान्य समय का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5 × 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको सर ये आ जाएगा हमारा 40। कितना आ जाएगा भाई, आपको सर ये आ जाएगा 40 मिनट। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी 12 दिनों में, बी जो है ना वो 12 दिनों में पूरा करता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम एक साथ करते हैं, तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा है। देखो इस बार हमसे क्या पूछा मेरे भाई, हिस्सा पूछा, कितना शेष बचा है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है भाई, बी कर रहा है 12 दिन में। भाई क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ गया 24। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 8 तियाँ 24 और 12 दूनी 24। ये क्या आ गई दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता। मेरा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया भाई दोस्तों 24 वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया दोस्तों 24। कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर का काम करने का मतलब है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितनी क्षमता से कर रहे हैं, तो 3 2 5, 5 की क्षमता से कर रहे हैं। कितने दिन काम करेंगे भाई, आपसे कह रहा है कि 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो 5 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 तियाँ 15। भाई 15 यूनिट काम तो हो चुका है, लेकिन मेरा टोटल काम तो 24 था, तो शेष काम कितना बचा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं शेष। तो भैया टोटल काम कितना था, टोटल वर्क मेरा 24, 24 में से हो कितना चुका है भाई 15 यूनिट काम। तो अभी शेष कितना बचा है, बोलेंगे सभी लोग अभी हमारा कितना शेष बचा है। तो आप क्या कहोगे, सर अभी जो बचा है ना वो इससे माइनस कर देंगे, वो जो है ना वो इससे माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। तो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, ठीक है। यानी तो शेष कितना बचा दोस्तों, आपको जो शेष बचा है ना वो कितना बचा हमारा 9। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 9 बचा है। अब कह रहा तो उस कार्य को कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो भाई शेष बचा कितना है 9, और टोटल काम था कितने का 24 का, तो कितना बचा है 9/24 काम शेष बचा है। अब ये तो कट जाएगा, तो 3 तिरका 9, और ये किससे कटेगा 8 तियाँ 24, यानी कि 3/8। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी आपको 3/8 दिया भी गया है। क्लियर। तो उस कार्य का जो हिस्सा जो शेष बचा है ना वो 3/8 भाग शेष बचा है। क्लियर। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें, जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 रेडियन में दिया गया है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा गोले का यानी कि स्फीयर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसका जो दोस्तों वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यानी कि सरफेस एरिया बराबर, इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। कितना होता है मेरे भाई 4πr²। इस चीज़ को भाई सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि 2D 3D में बस फॉर्मूले रट लो और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ से देखो पाई का मान 22/7 ना रख के आप कितना रखना 3.14। ये देखो क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी पहले से बोल रखा है, ठीक है। तो भाई ये कितना है दोस्तों 4 गुणे पाई का मान हमें कितना रखना है 3.14, पाई गुणे 3.14 गुणे आर का मान कितना है, आर यानी कि त्रिज्या। ये देखो मैं आर बराबर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3.14 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625। बस इसको सॉल्व कर लो। तो भाई 625 की गुणा 4 में कर देंगे भाई, इसकी गुणा इसमें, तो 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 4 3 24 1 25। ये आ गया हमारा दोस्तों 2500 आ गया, 2500 आ गया ना। अब कह रहा है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई इसकी गुणा कर दी, कितना आ गया 2500 गुणे इसमें कितना कर देना 3.14, इसकी गुणा कर देंगे 3.14 से, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे ही इसका पॉइंट हटेगा तो भाई बटे में इसके 2 जीरो आ जाएंगे 100, 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 की 0, कैरी करेगा 10,
25 एकम 25, 25 और 10 35 की 5, कैरी करेगा 3 और 25 3 75, 3 कितना हो जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 7850। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 7850 किस ऑप्शन में, आपको सर ऑप्शन नंबर बी के पास है, ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2 सेकंड में आंसर उड़ा देंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के 10% के लाभ और 7% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है ना वो 6 रुपये का है, तो वस्तु का सीपी कितना है। भाई देखो कुछ नहीं करना भाई, इन्हीं के दोनों का अंतर ले लो। भाई ये कितना है आपका 10% है भाई, ये वस्तु के लाभ का अंतर। अब वस्तु का लाभ कितना है 10% पर, और 7%, भाई यही तो है 10% और 7%। कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है ना भाई 6 रुपये है। आप बताओ कितने का अंतर, भाई 10% और 7% के बीच कितने का अंतर है। आपको सर जो अंतर है ना वो है 3% का। आप कह रहे हो अंतर 3 का, वो कह रहा नहीं जो अंतर है ना वो है आपका 6 रुपये का। आप कह रहे हो 3 का अंतर है, वो कह रहा नहीं अंतर है जो 6 रुपये का। जब 3% बराबर 6 तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 1% बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। जब 1% बराबर 2 है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था हमने, आपको सर 100, तो भाई 100 मान लेंगे। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। जब 1% का मान 2 है तो ये कितना हो जाएगा 100% का, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 100 इज इक्वल टू 200। बात खत्म, आ गया आंसर 200। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है, ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 रुपये। क्लियर, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर आएगा। भाई देखो न्यूनतम संख्या पूछी ना जो कि इससे पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कि वो संख्या पूरी पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। 27, 36, 56, 12 और 10। बात समझ में आ गई ना। तो आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। अब आप उनको इनका चाहो तो डिविजिबल लगा दो भाई। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी, तो आपको सबसे छोटी संख्या 10 है। और 10 का डिविजिबल क्या कहता है कि 10 का डिविजिबल कहता है कि संख्या 10 से तो विभाजित होनी चाहिए और इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक 0 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बस हो गया आंसर, बस भैया हो गया आंसर। ना कोई फॉर्मूला ना कोई कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल तरीके से आंसर आ गया। क्या करना है आपको, कुछ नहीं। जो 27, 36, 56, 12, 10 दिया है ना, इनमें से जो भी छोटी संख्या उसका आपको क्या करना है, उसको छोटी संख्या को उस छोटी संख्या से वो संख्या ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 10 आ गई, और 10 विभाजित किससे होगी, जिसका इकाई अंक 0 होगा। यूनिट डिजिट कितना है 0, तो 10 ये कट जाएगा, 10 सत्ते 70, 10 पना 50, 10 छिक्का 60। बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बाकी के सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई देखो 9 क्रमागत विषम संख्याएं, देखो औसत का एक लिए फॉर्मूला होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। औसत क्या होता है, औसत कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, औसत होता है मिडिल पॉइंट यानी कि बीच की संख्या। जैसे मैंने यहाँ से सपोज मान ली कोई संख्या की क्रमागत संख्या ले ली 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें से यदि मैं आपको औसत की बात करूँ तो आपका क्वेश्चन मिडिल पॉइंट होता है 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो बीच की संख्या क्या आ गई 8, और 8 हमारा क्या है दोस्तों औसत है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा औसत। औसत भाई ऐसे भी निकाल सकते थे क्या कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर, तो 10 6 16 और 2 से भाग कर देते तो 2 8 16, तो भी हमारा औसत 8 ही आता। अब देखो एक बात क्या बताते हैं, यदि कह रहा है कि यदि 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, मान लिया 6 से पहली संख्या एक शामिल कर ली 5 और 10 के बाद की संख्या शामिल कर ली 11, तो क्या औसत पर कोई फर्क पड़ेगा। तो भैया यहाँ से 3 का पेयर ये, तो भी हमारा औसत 8 ही रहेगा। चाहो तो भैया इसको जोड़ देंगे 11 5 16 और 16 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो भी हमारा औसत 8 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब यदि हम संख्या के शुरुआत में और अंत में यदि कोई भी हम विषम संख्या शामिल करते हैं तो औसत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं। इतनी बात भैया आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गई होगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि यदि हम कोई भी अगली विषम संख्या यदि कोई भी शामिल कर लेते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है तो औसत था कितना पहले 27, तो बस 27 ही रहेगा। नया औसत हमारा क्या रहेगा 27 ही रहेगा भाई। बात समझ में आ गई। तो 27 ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से हमने जो विषम संख्या एडजस्ट की अगली विषम संख्या और इसकी पिछली तो होगी पिछली विषम संख्या और ये होगी अगली विषम संख्या, इसमें जोड़ दी।
तो नया औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत हमारा फिर भी वही रहेगा। तो इसको यदि आप करोगे भी ना तो ये हो जाएगा 5 + 11, तो 5 + 11 बटे में 2 कितना हो गया भाई? 16/2। भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो भी औसत 8 ही आया। तो बस यानी कि औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 87 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया भैया, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई बच्चों वाला, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में प्री वाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर लिए होंगे। भाई कह रहा है कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। भैया यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, देखो पानी और दूध, ये हो गया पानी और दूध का अनुपात ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा दूध। ठीक है, पानी और दूध का अनुपात कितना भाई? 8:21 है। 8:21 है। कह रहा है कि पानी में 26 लीटर अधिक है। यदि इसमें दूध पानी से, दूध जो है ना वो पानी से 26 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? भैया पानी जो है ना वो दूध जो है ना वो पानी से 26 लीटर अधिक है। आप बताओ दूध पानी से कितना अधिक है? वो कह रहा है 26 लीटर, आपके हिसाब से कितना अधिक है? तो आपको ये तो 13 लीटर अधिक है। जो दूध है ना वो पानी से तो 13 लीटर अधिक है, आप कह रहे हो 13 लीटर अधिक, वो कह रहा है नहीं 26 लीटर अधिक है। नहीं, 13 की वैल्यू कितनी दी गई है? 26। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको सर एक की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर। तो हमसे पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा थी कितनी? 21। तो एक का मान 2 तो 21 का मान कितना हो जाएगा? 21 × 2 यानी कि 42 लीटर। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 42 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो 42 लीटर वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी, अब देखो तेज रेलगाड़ी कौन होगी? जिसकी चाल ज़्यादा होगी। वो धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? भाई देखो यहाँ पर 2 रेलगाड़ी हैं, मान ली कि सपोज ये एक पहली रेलगाड़ी और ये होगी दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, दोनों कैसी हैं? समान दिशा में जा रही हैं। एक की चाल कितनी है? इसकी चाल होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल होगी आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देखो ये 36 चाल से, ये 54 की चाल से। भाई समान दिशा में चालें क्या होती हैं? समान दिशा में चालें जो होती वो घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में मैंने आपको क्या बताया था? चालें जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो इसमें इनके दोनों के बीच में क्या करेंगे भैया? आप क्या कहोगे सर? इसको घटा देंगे, इनकी चाल को घटा देंगे या नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल घटाएंगे भाई। तो घटाने पर ये कितना मिलेगा भाई बताओ? या फिर आप ऐसा करो, एक काम करो, घटाओ मत, ये जैसा लिखा है वैसा ही बना रहने दो। इसको बाद में घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। घटा भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा भैया? इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी कितना का अंतर आएगा? आपको फिर 18 का अंतर है, क्योंकि समान दिशा में चालें घटती हैं। अब कह रहा है कि तेज रेलगाड़ी ना धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार करती है। भैया सबसे पहले निकालो दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। दूरी कितनी है भाई? जब 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो समान, तो दूरी हमने मान ली इसकी 2L। 2L मान ली दूरी। चाल कितनी आ गई भैया? अंतर कितने का आ गया? 18 का अंतर है। भैया इनको समान दिशा में है तो चालें घट जाएंगी, तो अंतर कितने का आ गया? 18 का। तो ये हो गया चाल कितनी आ गई? 18 गुणे टी समय। समय कितना है भाई? 48 सेकंड का। समय कितना? 48 सेकंड का। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर मीटर में बताना, तो 5/18। और सेकंड कितना लग रहा है? 48 सेकंड। गुणा कर देंगे 48 से। बस इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 18 से 18 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा आपका 2L बराबर 48 पंचे कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौको 20 4 24, तो ये आ गया 240। तो ये आ गया 2L का मान। तो यहाँ से काट देंगे तो L का मान कितना आ जाएगा? तो L बराबर आ जाएगा 120। L बराबर कितना आ गया भाई? 120 मीटर। तो हमसे क्या पूछा? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी हमने क्या मानी थी? L ही तो लंबाई की रेलगाड़ी मानी थी। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? भाई इस वजह में आपका करना क्या भाई? क्रॉस मेथड लगा देना है, आंसर आ जाएगा भाई। आंसर आ जाएगा।
देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। तो वर्तमान वायु का अनुपात कितना है भाई, 11:13। ये हो गया वर्तमान आयु का अनुपात। और कह रहा है कि 6 साल पहले, जब 6 साल पहले यहाँ पर लिख दिया तो -6 वर्ष पहले। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। भाई देखो जब वर्तमान में और 6 साल पहले, तो अंतर कितने का भाई, अंतर 6 का है। तो अंतर की भैया इसमें भी 6 से यहाँ पे लिख देंगे, इसके भी नीचे 6 लिख देंगे, क्योंकि अंतर भैया 6 साल पहले के, वर्तमान से 6 साल का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 तो 6 इन दोनों में लिख देंगे। बस अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको लगाना है क्रॉस मेथड। ठीक है, क्या लगाना है भाई, क्रॉस मेथड आपको यहाँ पर एलिजिबल करना है। ये हो जाएगा 11×5 = 55 और ये हो जाएगा 13×4 = 52। इसकी गुणा करेंगे 4×6 = 24 और 5×6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो भाई देखो 55 और 52 के बीच कितने का अंतर आएगा आपका, 3 का अंतर। ऊपर अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर आया 6 का। ऊपर अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर 6 का, तो भाई 3 बराबर किसके हो गया, 6 के। 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2 के। ये बात समझ में आ गई। तो ये आ गया अब 1:1:2 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात। तो भाई उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो इसकी वर्तमान आयु 11 है, इसकी वर्तमान आयु 13। जब 1 का मान 2 तो 13 का मान हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22। तो यानी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 22, और इसकी कितनी आ गई, 26। तो हमसे क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 5 साल बाद भैया इसकी कितनी आ गई थी, 22। तो इसमें भी क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको आपको प्लस का 5 इसमें जोड़ देना है 5 साल बाद, और 5 साल बाद इसमें जोड़ देना है। तो 26×5 कितना हो जाएगा, 31, और 22×5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 27:31 का। दैट्स ऑल, फाइनली एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा 27:31। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, आपको सर वो जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 27:31। ये बात आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। तो सभी लोग थम्स अप कर देंगे एक बार कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये, तो वो धनराशि कितनी है। भाई देखो समय दिया गया 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए, ये हो गया 8 वर्ष के लिए और ये हो गया आपका 9 वर्ष के लिए। निश्चित तौर पर 11% की वार्षिक दर, कितने देर परसेंट की, 11% की। तो इस साधारण ब्याज पहली बार समान रहेगा, तो इनके बीच का अंतर कितने का, 8 और 9 के बीच का अंतर 1 का है, और 1 बराबर है 11 के। तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 11%। 11% ही रहेगा भाई। इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, और ये हो जाएगा 11×9 = 99, 99%। भाई इनके बीच का अंतर देखो, अंतर कितने का है, आपको सिर्फ अंतर 11, आप कह रहे हो अंतर 11 का, वो कह रहे नहीं, अंतर जो है ना वो 132 का। तो 11 बराबर किसके, 132 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा 11 × 11, 11 दूनी 22। तो 1 बराबर किसके, 12, यानी 1% बराबर किसके हो गया, 12 के। तो हमसे करें तो वो धनराशि कितनी है, तो वो धनराशि तो होगी 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 100 = कितना हो जाएगा आपको, सिर्फ 1200। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1200। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, 1200 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने के लिए उसे 3 घंटे कम लगेंगे, तो नाव की मूल चाल कितनी है। भाई इस क्वेश्चन को ना भाई करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ना कोई इसमें फॉर्मूला है ना कोई कुछ है, बस सीधे ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई देखो हमें नहीं पता कि नाव की मूल चाल कितनी है। भाई मान लिया कि नाव की चाल हो गई ए, नाव की चाल हमने क्या मान ली, चाल हमने नाव की मान ली ए चाल से चल रही है नाव। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी उसने कितनी तय की, दूरी उसने जो तय की ना वो की है 54 किलोमीटर। किस चाल से, ए के। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी है ए, तो दूर समय कितना हो जाएगा भाई, चाल बटे ए, 54/ए। अब कह रहा है कि इसने नाव की चाल में ना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर ली है। भैया अब नाव की चाल में वृद्धि की दूरी तो उतनी रहेगी 54, लेकिन इसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी। पहले कितना था ए,
3 की वृद्धि होगी तो कितना होगा a+3। a+3 होगी क्योंकि चाल हमने क्या मानी है, चाल तो होती है हमारी a। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है कि 3 घंटे कम समय लगेगा, कम लगेंगे तो इसको क्या लगा देंगे माइनस, कितना कम समय लगेगा, 3 घंटे कम समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। क्लियर। बस अब क्या करना है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है, और ए क्या है हमारी नाव की मूल चाल। ए की हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको इससे भाग देने पर और इसको इससे भाग देने पर दोनों के बीच का अंतर हमारा 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे कम समय लगे है ना, तो ये 3 कम आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ ए की जगह पर रखता हूँ 6। पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से OPTION से। ठीक है, ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 54। ए का मान कितना रखा मैंने 6, माइनस ये हो जाएगा 54, और ए का मान 6 प्लस का 3। तो 6 निम्मा 54, 9 आ गया। 6 3 9, 9 से कटे 9 6 का 54, 9 माइनस 6 का कितना बचेगा आपको, सर 3 ही तो बचेगा। और ये 3 ही तो आ गया, और यहाँ पर तो 3 ऑलरेडी था, यानी कि यही क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो बस यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखा आपने कि ऑप्शन से किया तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x बराबर 3/8 y और y बराबर 3/4 z है तो x अनुपात j y अनुपात z का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर 3/8 y, 3/8 y है ना। तो यहाँ से यदि ये y को यदि मैं इधर बटे में ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/8। तो x/y बराबर कितना आ गया 3/8। अब भाई देखो इसको ना भी, इसको भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करेंगे। तो यानी कि x का मान कितना आ गया 3, y का मान आ गया 8। तो ये जो रेशियो दिया गया है ना, तो x y z का मान ही तो पूछा है हमसे। तो भाई इसका मान हमें काट कर भाग देने पर ये 3 और 8 मिलना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको सर 3 3 9 होता है, 3 3 9 और 3 8 24। तो यहाँ से देखो 3 8 मिल गया, एक्स ये बाई ये जेड, तो 3 8 मिल गया ना। ये यहाँ से भी देखो 3 8 मिल गया, एक्स से बाई करेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा 3 3 और 3 8 24। 3 8 यहाँ पे भी मिल गया, यानी कि ये दोनों में पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं। अब सी को चेक करेंगे तो 3 3 9 25, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, सी ऑप्शन गलत। ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब या तो ए होगा या तो बी। आपने देखा जब आपने इसको बनाया तब इससे हमारे ये 2 ऑप्शन कट हो गए। अब भाई यहाँ से निकाल उठाते हैं इसको y को, तो ये हो जाएगा कितना y/z, y और z है ना, बराबर में कितना आ जाएगा 3/4। यानी कि y का मान कितना है आपका 3 और z का मान है 4। यानी कि इसको 4 3 और 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर y z को कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे भाई, 8 से कर सकते हैं ना, 8 3 24, 8 3 24 और 8 चौको 32, ये 3 4 बन गया। और इसको बनाएंगे तो 8 3 24, 34 नहीं बनेगा, तो ये बी वाला गलत। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि x अनुपात y अनुपात z का जो रियल आंसर आएगा वो आएगा 9:24:32। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना था, ऑप्शन से करना था, x की वैल्यू हमें 3 लानी थी, y की वैल्यू 8। रेशियो काटेंगे तो 3 3 9 और 8 3 24। y का मान हमें 3 4 लाना है, तो y और z का देखोगे तो 8 3 24 और 8 चौको 32, तो भी हमारा यही आ जाएगा 3/4। बात समझ में आ गई। मैं आपको देखो अपनी ओर से समझाने की पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी ज़रूर समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलिएगा आज का दोस्तों हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा भाई, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी लेकिन क्वेश्चन आसान होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने नलटंकी में बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कह रहा है कि पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भरता है। ये पाइप है ना, ये टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भरता है। और कह रहा है कि एक पाइप बी है ना, वो इसको 16 घंटे में भरता है। और एक पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। सी पाइप जो है ना, ये कैसा है, खाली करने वाला है, और ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 24 घंटे में खाली कर रहा है। भाई हमेशा करते आए हैं, आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई आपको, सर 96।
भाई ये कितना हो जाएगा 12×8 = 96, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ये आ जाएगा 16×6 = 96 और ये हो जाएगा 24×4 = 96। ये खाली करने वाला तो ये माइनस का कर देते हैं 4, क्योंकि 24×4 = 96 यानी कि ये खाली करने वाला है। अब कह रहा है कि ए बी सी वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी कि 1-1 घंटे के लिए खोला गया है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि बी को पहले खोला जाता है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि बी वाले जो नल है ना, इसको सबसे पहला खोल दिया गया। अब जैसे ही आपने बी वाले नल को सबसे पहले खोला, तो भैया 1-1 घंटे के लिए खोला है ना, तो बी को मैंने 1 घंटे के लिए खोला है, तो बी 1 घंटे में कितना भर देगा। तो बी की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर 6 है। ये कितनी आ गई, बी की क्षमता 6, यानी 1 घंटे में वो 6 भर देगा। अब बी के बाद किसको खोला जाता है, भाई वैकल्पिक क्रम से बराबर है बी। अब बी के बाद किसको खोला जाएगा, ए को खोला जाएगा। ए को जब हम 1 घंटे के लिए खोलेंगे तो 1 घंटे में ए कितना भर देगा, ए की क्षमता है 8, यानी कि वो 8 भर देगा। अब जैसे ही सी को मैंने खोला, जैसे ही सी को मैंने खोला, कितने के लिए, 1 घंटे के लिए, तो भैया सी तो घंटे में खाली करने वाला है, तो भैया 1 घंटे में वो कितना खाली कर रहा है, 4 खाली कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, टोटल समय, तो टोटल समय हमको लग गया भैया 3 घंटे का। और 3 घंटे में टंकी भरी कितनी है भैया, ये तो हो गए भरने वाले 8×6 = 14, और सी ने भैया 4 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी भरी कितनी है, आप कहोगे सर जो टंकी भरी है वो कितनी भरी है, 10। इतनी बात समझ में आ गई। टंकी भरी कितनी है दोस्तों, 10, क्योंकि सी तो खाली करने वाला है, दोनों मिलकर भैया 14 भर रहे हैं, सी ने तुरंत 4 खाली कर दिया 1 घंटे में, तो 10 बचा, यानी कि 3 घंटे में 10 भरा है। अब कुछ लोग जो गलतियां करेंगे वो क्या करेंगे, 10 को ले जाएंगे 96 के पास। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि भैया सी तो खाली करने वाला है। भाई अब आपको क्या करना है, इस 10 को किसके पास ले जाना है, भाई देखो बी और ए मिलकर कितना भर रहे हैं, ये तो भर रहे हैं 8×6 = 14, तो टोटल था 96, 96 में से 14 भर गया, तो शेष कितना बचेगा, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 82। यानी कि जो मेरी शेष टंकी रह गई है ना, वो अभी कितना रह गई है, 82। अभी जो मुझे भरना है वो 82 तो भरना ही है। तो इस 10 को मैं 82 के पास जाना है। इस 10 को मुझे किसके पास ले जाना है, इस 82 के पास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10×8 = 80, तो 8 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी भर जाएगी, 80। हमें भरना कितना है, 96। 24 घंटे में 80 भर गई है, हमें भरना कितना है, 96। अब कौन आएगा काम करने, अब बारी बारी से काम कराते हैं, बारी बारी से अब यहाँ पर हम काम कराएंगे। तो अब जो काम करने के लिए आएगा ना भाई, वो जानते हो काम करने के लिए कौन आएगा। अब जो काम करने के लिए आएगा, अब वो आएगा बी। अब बी 1 घंटे में कितना करेगा, आके प्लस करेंगे 1 घंटा, तो बी 1 घंटे में जो काम करेगा ना वो 6 करेगा, तो कितना हो जाएगा, 80×6 = 86 हो जाएगा। और समय कितना हो गया भाई, 25 घंटा। 25 घंटे में कितना काम हो गया, 86। अब भैया 25 घंटे में 86 काम हो गया, अब कौन काम करने आएगा, ए आएगा। अब ए की बारी भैया, 25 घंटे में जैसे, अब यहाँ पर 25 घंटे में कितना हो रहा था, 86। अब एक ही बारी आएगी, तो ये तो भैया 8 काम करेगा, 1 घंटे का अपना समय लेगा, तो कितना काम हो जाएगा भाई, आपको सर ये काम हो जाएगा 26 घंटे में। और कितना हो गया, 8×6 = 14 की 4, और कैरी करेगा 1 8 1 9, 94। 94 काम तो भैया यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, कितना काम, 94। अब कौन आएगा, सी, लेकिन सी 1 घंटे में क्या करेगा भाई, ये तो खाली करने वाला है, तो ये कितना खाली कर देगा, 4 खाली कर देगा, तो अब कितना बच गया भाई, 90। अब तो भैया 90 बच गया है, और समय कितना हो गया भाई, 27 घंटे। 27 घंटे समय हो गया भाई। हमसे क्या पूछा था, खाली टैंक को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे भाई। अब देखो सी का भी काम खत्म, अब फिर से अगले दिन कौन आएगा, बी। बी तो भरने वाला, बी कितना भरेगा, 6 भर देगा आके। अब बी कितना भर देगा आके मेरी शेर, आपको फिर बी तो अब तो 6 आके और भर देगा, तो 27 घंटे, ये 1 घंटा और ले लेगा, तो 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। और टंकी कितनी भर गई टोटल, टोटल टंकी भाई भर गई 96। और टोटल हमारी ये तो थी इसकी टोटल, टोटल वर्क मान लो या टोटल टंकी 96 लीटर की, ठीक है। और 27 घंटे तो ये थे ही, 1 घंटा ये लग गया, यानी टोटल इसको समय कितना लग गया, 28 घंटे का समय लग गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28 घंटे, ठीक है। समझ जाना भाई, 28 घंटे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, मैंने अपनी ओर से 100% आपको समझाने की कोशिश की है। चलिएगा दोस्तों, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में
600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए, उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए हैं। और कह रहा है कि दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। भाई देखो यहाँ पर दो परीक्षाओं की बात हो रही है। एक परीक्षा तो हो गई आपके 600 नंबर की और दूसरी परीक्षा हो गई आपकी 500 नंबर की। तो टोटल कितने नंबर की परीक्षा होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे आपको सर टोटल जो परीक्षा है 1100 नंबर की है, या हम बोल सकते हैं 1100 पूर्णांक की है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि वो 420 अंक तो उसने हासिल किए हैं, लेकिन कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए हैं। भैया उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? 70% अंक प्राप्त हुए हैं। किस में से? 11 में से। 70% है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा भाई। कितने में से? 11 में से। गुणा कर देंगे भाई 1100 से। गुणा किससे कर देंगे भाई? 1100 से। तो कितना आ जाएगा भाई? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 सत्ते आ जाएगा 77, यानी कि 770 अंक उसे को पास होने के लिए चाहिए। उसे कुल मिलाकर से कितने अंक लाने चाहिए? 770 अंक लाने चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि वो तो 420 अंक हासिल किए हैं भाई। कितने में से लाने थे उसको? 770। लेकिन वो 770 में से वो 600 अंक वाली परीक्षा में से वो 420 अंक लाया। तो अभी उसको कितने अंक और लाने होंगे? तो इससे ये माइनस कर देंगे तो 0 से 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी अभी भी उसको ना 350 नंबर लाने होंगे। कौन सी परीक्षा में से? 500 परीक्षा वाली में से। तो हमसे पूछा उसको कितने परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे। तो भैया उसको लाने कितने हैं? 350। लाने कितने? लाने तो उसको 350 हैं। कितने में से? 500 में से, क्योंकि पूर्णांक जो होगा अब कितने का होगा? 500 का, क्योंकि 500 वाली दूसरी परीक्षा है ना 500 नंबर की। तो परसेंटेज पूछा है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कटेगा 7 और 5 सत्ते 35 और 1 जीरो। दैट्स ऑल। ये आ गया दोस्तों हमारा 70% अंक। तो उससे 500 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं? तो आपको 70% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लिया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस अंतिम प्रैक्टिस सेट का 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ से जो चैप्टर है वो होता है क्लोज। दोस्तों आज से हमारी इस एसएससी जीडी में अब हम आप लोगों के लिए, हमने आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत की, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। इसके लिए भाई आप लोगों का तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों के लिए। और आज से हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और मैंने जो वादा आप लोगों से एसएससी जीडी में, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, सभी से मैंने अपना वादा पूरा किया भाई। बुक भी कंप्लीट कराई। और मैंने मैथ का, क्योंकि लोगों को जो दिक्कत होती है ना वो मैथ में ही होती है, तो भाई मैथ में मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेहनत में आपकी जो मेहनत होगी वो अपने आप में 100% मेहनत की होगी। और इस मेहनत पर आप लोग ज़रूर खरे उतरेंगे, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मेहनत में आप लोगों ने कोई कंजूसी नहीं की होगी, ये भी मैं अपने आप से मानता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत को बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो सारी चीज़ें भाई मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। और आज से दोस्तों हमारी एसएससी जीडी की सभी क्लासें कंप्लीट होती हुई हैं। आज के इस 20वां प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कैसा लगा तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, सेशन कैसा लगा। और यहाँ तक कि आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लगभग 1 मिनट का समय और लूँगा मैं आप लोगों से, कि भाई अब मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्पेशल एनटीपीसी ये मैथ की बुक का मैं सॉल्यूशन करूँगा, जो कि आपके एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मैं अंकित भाटी सर की जो 2025 की जो न्यू बुक आई है एनटीपीसी की, तो मैं उसके मैथ की बुक का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। और जीके का तो मैं आपको रात को 8 बजे करवाता ही हूं, लेकिन उसमें क्या होता था जीके वाले में कि वो रेगुलर नहीं करवा पाता था। तो अब क्या होगा, तो मैं आपको वो मैथ की भी क्लास करवाऊँगा और जीके की भी करवाऊँगा, ठीक है। तो कभी मैथ की मिल जाया करेगी तो कभी जीके की भी मिल जाया करेगी। तो ऐसे करके हम उन दोनों बुकों का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा देंगे। यदि मैं बात करूँगा रीजनिंग की और साइंस की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एनटीपीसी की जो अंकित भाटी सर की उसकी रीजनिंग का बुक का पीडीएफ मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास साइंस की बुक का पीडीएफ। मेरे पास केवल 2 पीडीएफ हैं, एक तो आपकी मैथ का, दूसरा जीके का।
तो मैंने आपके पास बता दूँ, जो भी मेरे पास पीडीएफ होगा मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँगा। और आप लोगों की अंकित भाटी सर की जो न्यू स्टैटिक्स जीके की बुक आई है 2025 की, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग कह रहे हैं कि भाई उसका भी सॉल्यूशन करा दो, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन करा दूँगा, ठीक है। और अभी हाल ही में अंकित भाटी सर की हो सकता है दिल्ली पुलिस के लिए कोई न्यू बुक लॉन्च हो, तो जैसे ही वो बुक लॉन्च हो जाएगी तो उसके लिए हम दोस्तों बहुत मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करिएगा, हम दोनों मिलकर साथ में मेहनत करेंगे उसके लिए। जो हमने एसएससी जीडी में मेहनत आप लोगों के लिए दिन रात की है, तो वही मेहनत हम एसएससी जीडी में आप लोगों के लिए बुक के सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ठीक है भाई। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हुआ करे ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दिया करो। मैं भाई पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी कर सकूँ। लेकिन भाई आप सभी जानते हो कि भाई जब कोई बंदा अकेला होता है ना, तो अकेले एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। भाई और भी काम होते हैं ना, अब पूरा दिन ये तो होता नहीं कि मैं सारी दिन वीडियो ही बनाता रहता हूँ, और भी दोस्तों घर में अदर काम हो जाते हैं, आप लोगों के भी साथ होता होगा, है ना। तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना एक इंसान के लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, आप सब जानते हैं, है ना। तो मुझसे जितना होगा उतनी ज़्यादा मैं हेल्प करूँगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और मेरी आशाएँ आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा आशाएँ हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों आज हम यहाँ तक हैं, और हमारी यूट्यूब फैमिली में दोस्तों 26,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए हैं। इसके लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक के सफ़र में आप लोगों ने जो साथ दिया है, ये वाक़ई आप काबिले तारीफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और ऐसे ही दोस्तों अपने इस परिवार को, इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को आगे तक लेकर जाएँगे, क्योंकि आप लोगों के बिना ये परिवार हमारा अधूरा है। आप लोग यदि साथ देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और आप लोग भी आगे इसी परिवार के साथ ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मेरी बात कैसी लगी, और चीज़ें समझ में आई या नहीं, सारी चीज़ें आप लोग हमें कमेंट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि भाई अंतिम क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स शो होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। और एनटीपीसी की मैथ की क्लास के लिए आपके पास जल्द ही नोटिफिकेशन यूट्यूब पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, मैं आपके साथ हूँ, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बेस्ट ऑफ लक। और एसएससी जीडी का जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो सभी लोग बिल्कुल खुशी से एग्ज़ाम देने जाइएगा, बिल्कुल भी होपलेस ना हो, और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे। माता सरस्वती की कृपा आप पर सभी पर सदैव बनी रहेगी। बस आप लोग मेहनत को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग ज़रूर सफल होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।